नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों की जिनका सीधा कनेक्शन और असर होता है आपसे, दुनिया के हर देश पर पड़ता है उसका प्रभाव। और समझिए, वर्ल्ड नाउ के माध्यम से हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि करते हैं उसका पोस्टमार्टम भी। इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ है आज आपके लिए खास। चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों के बारे में बात करेंगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज में गदर के बारे में बताएंगे। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों पर बारूद की गंध भारी पड़ गई है। जिसे हम अभी तक कोल्ड वॉर समझ रहे थे वो अब फुल गदर में बदल चुका है। ओमान की खाड़ी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों तक अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सीजफायर की बातें फाइलों में दबी रह गई और हकीकत में आसमान से मौत बरसने लगी। खतरनाक शुरुआत तब हुई जब हॉर्मुज की ओर बढ़ते अमेरिकी युद्धपोत को रोकने के लिए ईरान ने 4 शाहे ड्रोन दाग दिए। सेंटकॉम की मुश्तैदी ने इन ड्रोन्स को हवा में ही राख कर दिया, लेकिन ये सिर्फ चिंगारी थी। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के रणनीतिक रडार ठिकानों को गोरुक और केशम द्वीप को एक तरह से निशाना बनाया। केशम, जिसे ईरान का अजय एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, अब वो सीधे पेंटागन के टारगेट पर है। ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और खाड़ी में कोहराम मचा दिया। दावे और प्रतिवादे के बीच सबसे बड़ी जंग अब भरोसे की है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइली ताकत सिर्फ 22% बची है, तो दूसरी तरफ खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान अभी भी 70% बारूद के साथ पलटवार के लिए तैयार खड़ा है। सवाल अब सिर्फ तेल टैंकरों की सुरक्षा का नहीं बल्कि वर्चस्व की उस जंग का है जिसमें एक तरफ दुनिया का सबसे आधुनिक युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली तैनात है, तो दूसरी तरफ ईरान के वो अंडरग्राउंड सुरंग और मिसाइल डिपो जो इस पूरे इलाके को कब्रिस्तान बनाने की ताकत रखते हैं। क्या आगे जंग 2.2 की शुरुआत हो गई? करेंगे विस्तार से इस पर बात। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान की जंग में पुतिन की एंट्री की। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। इस पूरे महासंग्राम में अब दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच में 100 दिनों से जारी इस जंग में जहां कूटनीति फेल हो चुकी है, तो वहीं अब रूस ने ईरान को वो आसमानी ताकत देने का फैसला किया जिससे पेंटागन के हाथ पांव फूल गए। दरअसल मिसाइल और ड्रोन के दम पर अमेरिका को चुनौती दे रहा ईरान अब तक आसमान में थोड़ा कमजोर जरूर था। उसके पास वियतनाम युद्ध के समय के यानी 1970 के दशक के पुराने F4 और F5 फाइटर जेट्स थे, लेकिन पुतिन इस कमजोरी को दूर करने जा रहे हैं। मिलिट्री वॉच मैगजीन की एक रिपोर्ट आई जिसमें ईरान ने रूस के साथ में 12 अत्याधुनिक सुखोई 30 SM-2 लड़ाकू विमानों की एक बड़ी और गुप्त डील फाइनल की। ये विमान रूसी वायुसेना के बेड़े से सीधे ईरान को सौंपे जाएंगे, जिसकी डिलीवरी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। सुखोई 30 SM-2 को सिर्फ एक लड़ाकू विमान मत समझिए, ये आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा कमांड सेंटर है। 2 सीटों वाले इस सुपरसोनिक विमान की टॉप स्पीड 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक पायलट विमान उड़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि दूसरा अधिकारी सेंसर, हथियार और रडार प्रणालियों को कंट्रोल करता है। यह विमान न केवल खुद हमला कर सकता है बल्कि युद्ध क्षेत्र में मौजूद ईरान के दूसरे पुराने विमानों को भी गाइड करके उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। इसमें वही शक्तिशाली AL-41 F-15 इंजन है जो रूस के सबसे घातक सुखोई 35 फाइटर जेट में इस्तेमाल है। कई जानकार तो मानते हैं कि रूस इससे पहले भी अमेरिका की खुफिया जानकारियां ईरान से साझा करता रहा है, जिससे खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर सटीक अटैक हुए। लेकिन
अब इन तमाम लड़ाकू विमानों के आने के बाद हॉर्मुज और हिंद महासागर के आसमान पर जंग की पूरी बाजी पलट सकती है। क्या पुतिन का ये दाव अमेरिका की हार तय कर देगा? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे महासंग्राम के बीच एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। कल तक जो अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के सबसे पक्के और अटूट मददगार माने जाते थे, आज उनके बीच शक और अविश्वास की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। हालात ये हो चुके हैं कि खुद अमेरिकी अधिकारियों को अब अपने ही सबसे करीबी दोस्त इजराइल से जासूसी का खौफ सताने लगा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की एक बेहद सीक्रेट इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई और इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इजराइल की तकनीकी और इंसानी जासूसी क्षमता क्रिटिकल यानी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। वॉशिंगटन को गहरा शक है कि इजराइल की खुफिया एजेंसीज ट्रंप प्रशासन की उन रणनीतियों पर नजर रख रही है जो ईरान युद्ध, सीजफायर और मिडिल ईस्ट के भविष्य को लेकर तैयार की जा रही है। नतीजा ये कि अमेरिकी अधिकारी अब इजराइल के दौरे पर साधारण मोबाइल लेकर जाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे। वो वहां पर खास तौर पर बर्नर फोन या अस्थायी कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्नर फोन यानी कि वो मोबाइल जिन्हें काम खत्म होते ही तुरंत नष्ट कर दिया जाता है ताकि कोई डेटा लीक या जासूसी ना हो सके। और हद तो तब ये हो जाती है कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स इजराइल के होटल्स के कमरों में भी किसी संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बात करने से भी बचते हैं। इस अविश्वास की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस अविश्वास की सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों की नीतियों में आया टकराव। ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बातचीत और कूटनीतिक समझौते के जरिए शांति का प्रस्ताव निकालना चाहता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार ईरान पर दबाव बनाना चाहती है, हमला करने की तैयारी में है। अब आगे क्या होगा बताएंगे आपको विस्तार के साथ में। तो चलिए करते हैं वर्ल्ड नाउ की शुरुआत। क्या अमेरिका और ईरान में जंग 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? मिडिल ईस्ट में जहां लोग शांति की उम्मीद कर रहे थे, अमेरिका ईरान में डील होगी और सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ क्या? नहीं। ईरान और अमेरिका में दो हाथ एक बार फिर से होने लगे हैं। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से अटैक करने की तैयारी की। ऐसा आखिर क्या हो गया कि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? चलिए आपको मैं विस्तार से बता दूं। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ और सीज फायर के बीच में दोनों देश एक तरह से आ चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अमेरिका और ईरान में आज फुल गदर हो चुका है। दरअसल ओमान की खाड़ी से एक अमेरिकी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ओमान की खाड़ी में पहले से ही 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत तैनात खड़े हैं। इसके अलावा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहले से तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस के अलावा कई ताकतें हैं जो सक्रिय हैं। अमेरिका ने सीज फायर और डील के बीच में युद्धपोत को ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ा दिया। बस यही बात ईरान को बुरी लग गई और ईरान ने उस युद्धपोत पर 4 शाहिद ड्रोन भी दाग दिए। जैसे ही ईरानी ड्रोन को अमेरिकी युद्धपोत पर खड़े सेना के जवानों ने देखा, युद्धपोत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया और फिर मिसाइल फायर करके चारों ड्रोनों को गिरा दिया गया। इस बात की पुष्टि की सेंटकॉम ने भी। अब सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के 4 ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ओमान की खाड़ी में ढेर कर दिया गया है। जंग में आगे की कहानी आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि ईरानी शाहिद ड्रोन की ताकत आखिर क्या है और फिर उसके बाद में आगे बढ़ के आपको कहानी बताएंगे। समझिए आखिर क्या है शाहिद 136, उसकी ऐसी कौन सी ताकत है? दरअसल शाहिद 136 को बहुत खतरनाक सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। ये ऐसा ड्रोन है जो टारगेट अगर सेट कर ले तो हमला करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सटीक टारगेट इसका होता है हमले के लिए। ये ड्रोन बताया जाता है बहुत नीचे उड़ान भरता है। अब चूंकि छोटा ड्रोन है, रडार पर आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता। अपने साथ में ये भारी मात्रा में विस्फोटक और बम भी लेकर जा सकता है। सबसे खास बात तो यही, इसे झुंड या फिर स्वाम अटैक के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत मुफीद इसको माना जाता है। अब आप ये मान के चलिए कि यही एक तरह से शायद 136 की खासियत है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन को जब निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिकी सैनिकों ने मिसाइल से उसको ढेर कर दिया। हालांकि ईरान ने भी इस बात की पुष्टि की कि उसके 4 ड्रोन्स को अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन इस कदम से अमेरिकी सेना का गुस्सा है
सातवें आसमान पर। अमेरिकी सेना ने आनन फानन में गोरुक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर अटैक किया और रडार सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिका ने ईरानी रडार सिस्टम पर अटैक किया और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरें क्या है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है वो तस्वीरें, किस रूप में यहाँ पर हमला हुआ और ईरानी रडार सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें क्लियर दर्शाती है अमेरिका ने ईरान के तटीय रडार साइट्स पर हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया है, फुटेज जारी किया है। ये आपको पूरा इलाका नजर आता है और अचानक से जोरदार धमाका और काले धुएं का गुबार नजर आएगा। ये दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरानी रडार सिस्टम पर अटैक की तस्वीरें हैं। अमेरिका की तरफ से फुटेज जारी किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि समंदर में और भी हमले हैं, जिससे बचाव के लिए अमेरिकी सेना ने गोरुक और केशम द्वीप पर ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर अटैक किया। और जैसे ही ईरान के रडार सिस्टम पर अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद में ईरान और IRGC के जवानों का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देना शुरू किया। दरअसल कहा जाता है कि IRGC के जवानों ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागना शुरू कर दी, मिसाइलों की बारिश कर दी और तबाही ला दी। उसके बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन में भी 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान का कहना है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत और बहरीन में भारी तबाही मचाई है और दोनों देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। जबकि अमेरिकी सेना और सेंटकॉम ने ये कहना है कि 6 मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया गया, जबकि 7वें मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सके। हालांकि ईरान का दावा अलग है। ईरान कह रहा है सभी मिसाइलों ने अपना काम पूरा कर दिया है। हालांकि ये कहा जाए कि कोई भी देश ये नहीं मानेगा कि उसके हमले सटीक नहीं रहे या फिर उसके देश में जमकर तबाही किसी देश ने मचाई। अगर पिछले कुछ आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो अमेरिका ईरान के केशम द्वीप को ज्यादा टारगेट बना रहा है। इसके पीछे के कई बड़े कारण माने जाते हैं। दरअसल डील के नाम पर अमेरिका दुनिया समेत ईरान को धोखा दे रहा है। ये बात अब हर कोई समझने लगा है। वजह, ताकि दुनिया को ये ना लगे कि भाई अमेरिका जंग चाहता है। इस बीच ईरान के जो प्रमुख द्वीप हैं उन पर अटैक भी किए जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में केशम द्वीप पर अमेरिका ने कई बार अटैक किए। तो क्या अमेरिका की नजर अब है केशम द्वीप पर और अमेरिका अब केशम द्वीप पर अपना कब्जा करना चाहता है? आगे आपको मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन अब ईरान के कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में भी जरा जान लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि समझ में आ जाए कि केशम द्वीप आखिर महत्वपूर्ण क्यों है और ईरान के कुछ द्वीप इतने खास क्यों हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ ये खाड़ी का ये पूरा मैप और ईरान का ये हिस्सा, और ये वो तमाम अलग अलग द्वीप हैं जो कहीं ना कहीं ईरान की बड़ी ताकत है। जिसमें खार्ग द्वीप, लगातार हम इधर की तरफ देखते हैं खार्ग द्वीप कितना खास है। लेजर टुनूब की बात हो, किश की बात हो, फारूक, सिरी, अबू मूसा, केशम द्वीप, ये वो इलाका, इसके बारे में और बताएंगे। हॉर्मुज द्वीप जो लगातार यहाँ पर बड़ा एक तरह से चर्चित और विवादित है ही, लारक द्वीप और ग्रेटर टुनूब। अब केशम और हॉर्मुज ये दोनों बहुत नजदीक हैं। ये हॉर्मुज का जो हिस्सा जहां से लगातार टोल वसूली की या घेराबंदी की बात है, लेकिन ये है केशम द्वीप का हिस्सा। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो समंदर के ईरान का अगर बात की जाए तो ये एक तरह से पावर सेंटर कहा जाता है, जिसमें खार्ग द्वीप है, केशम द्वीप है, लेजर टुनूब है, किश, फारूक, सिरी, अबू मूसा, ग्रेटर टुनूब, लारक और हॉर्मुज। अब ईरान के जो खास द्वीप है वो तो आपने देख लिए। सबसे खास है खार्ग द्वीप, केशम द्वीप और हॉर्मुज। खार्ग द्वीप इधर की तरफ, अगर केशम द्वीप और हॉर्मुज की बात करें तो ये वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं ओमान और ईरान के लिए बहुत ज्यादा खास है। अमेरिका इन्हीं पर दरअसल कब्जा चाहता है, इन्हें अपने कंट्रोल में चाहता है, क्योंकि हॉर्मुज तेल और गैस का एक सबसे मुख्य मार्ग है। केशम द्वीप की अगर बात करें, ये वो हिस्सा आता है जो तेल और मिसाइल का भंडार है। तेल और आर्थिक मामलों में ईरान का खार्ग द्वीप सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए अमेरिका का केशम द्वीप और साथ साथ खार्ग द्वीप और हॉर्मुज पर पूरी तरह से नजर है। अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर केशम, खार्ग और हॉर्मुज को अगर अपने हिस्से में कंट्रोल में ले लिया तो ईरान को तो एक तरह से दबा ही देगा और दुनिया में वो एक और मजबूती के साथ में खड़ा नजर आएगा। यही वजह है कि अमेरिका बार बार अटैक करता है इन द्वीपों पर।
और पिछले कुछ वक्त से केशम द्वीप खासतौर से अमेरिका के टारगेट पर है, निशाना बनाया जा रहा है। आइए आपको कुछ और खास बातें बताती हूँ केशम द्वीप के बारे में कि आखिरकार क्यों अमेरिका बार बार केशम द्वीप को ही टारगेट कर रहा है। केशम द्वीप की अहमियत क्यों है? केशम द्वीप को ईरान का मिसाइल सिटी कहा जाता है। जमीन के नीचे ईरान ने मिसाइलों का जखीरा छिपा कर रखा है। IRGC के जवान दरअसल इसी द्वीप से हमलों को अंजाम देते हैं। चाहे बात UAE हो, कुवैत हो या फिर अन्य खाड़ी देश पर, हमला इसी केशम द्वीप के माध्यम से किया जा सकता है। केशम द्वीप पर कई अंडरग्राउंड बंकर हैं कहा जा रहा है। ईरान के इस द्वीप से हॉर्मुज की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है और इसी केशम द्वीप के जरिए हॉर्मुज के जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट, उसे IRGC कंट्रोल करता है। केशम द्वीप पहाड़ों से घिरा हुआ हिस्सा है और यहाँ हमला या सैन्य ऑपरेशन दुश्मनों के लिए आसान नहीं है। केशम द्वीप तेल और गैस भंडार का एक बहुत अहम केंद्र है। 40 किलोमीटर दूर केशम से हैंगाम सेंटर, जहां से प्रतिदिन 1 लाख बैरल तेल निकलता है। केशम में एक ऑयल टर्मिनल है जहां पर तेलों को रिफाइन किया जाता है और यही वजह है कि ईरान की बड़ी मजबूत ताकत के तौर पर केशम द्वीप है, जिसे एक तरह से अपने कब्जे में अमेरिका लेना चाहता है। दरअसल केशम द्वीप ईरान का सबसे बड़ा द्वीप हॉर्मुज के मुहाने पर है। इसे ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा सकता है। ईरान ने यहाँ पर वर्षों से रडार सिस्टम्स, ड्रोन बेसेस, एंटी शिप मिसाइलें और अंडरग्राउंड सुरंगें, इतना ही नहीं बल्कि नौसैनिक फैसिलिटीज भी तैयार करके रखी है। लेकिन अगर अमेरिका इस द्वीप पर मिलिट्री के जरिए कब्जा कर ले तो उसे कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि केशम द्वीप पर कब्जा हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निगरानी उसकी आसान हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान की नौसेना और IRGC गतिविधियों पर सीधी अमेरिका की नजर हो सकती है। अगर केशम द्वीप अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है तो बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाह पर दबाव भी बनाया जा सकेगा। अब तेल टैंकरों की आवाजाही को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, भविष्य की वार्ताओं में अमेरिका के हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। यही वजह है कि केशम द्वीप अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो चुका है। उधर अमेरिका के लिए केशम पर कब्जा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, ईरानी ऐसा बार बार कहते हैं। हालांकि उसकी कई वजह हैं। केशम पर कब्जे का मतलब है सीधे अंगारों को हाथ में लेना, लपटों से खेलना। केशम ईरानी जमीन से बेहद करीब है और अगर अमेरिका अपने जहाज से सैनिकों को यहां पर उतारता है तो उसे ईरान की मिसाइलें, ड्रोन, नौसैनिक हमलों और संभावित गोरिल्ला प्रतिशोध का एक तरह से सामना भी करना पड़ सकता है। और किसी भी कब्जे की स्थिति में अमेरिका को पहले हवाई सुरक्षा प्रणाली को नष्ट करना होगा, समंदर के नाकेबंदी को एक तरह से करनी होगी, विशेष बल को वहां पर तैनात करना होगा, मरीन सैनिकों को उतारना होगा और फिर लंबे समय तक उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। यानी हमला संभव है लेकिन उसे एक बहुत लंबे समय तक बनाए रखना होगा, जो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा उसे ये नुकसान बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब अमेरिका अब तक सिर्फ ड्रोन, रडार और तेल नेटवर्क को निशाना बनाने की बात कर रहा था, लेकिन अब USS ट्रिपोली की जो मौजूदगी नजर आती है वो केशम पर लगातार हमले और टैंकरों को रोकने जैसी कार्रवाइयों पर यह बहस जरूर तेज कर देता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रणनीतिक दबाव लेने की कोशिश कर रहा है। यानी वजह है शांति वार्ता चलने के बावजूद पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने की बजाय और बढ़ता नजर आता है। उधर डील के बीच में अमेरिका बार बार हमला कर रहा है। क्या अमेरिका डील के नाम पर ईरान को धोखा दे रहा है? और डील के नाम पर अगर दुनिया को धोखा दे रहा है तो आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिकी नौसेना ने इस बीच USS ट्रिपोली LHA-7 की अरब सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनाती कर दी। अब USS ट्रिपोली कोई साधारण युद्धपोत तो है नहीं। दरअसल कहा जाता है कि ये एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप माना जाता है, यानी कि उभयचर हमला जहाज जिसे कहा जाता है हिंदी में। उसका मतलब ये है कि ये जो जहाज है वो पानी से तो हमला कर ही सकता है, अगर जरूरत पड़ती है तो जमीन के बेहद करीब जाकर ये सैनिकों को उतार भी सकता है। अब ऐसे जहाज समंदर से सीधे सैन्य अभियान चलाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें मरीन सैनिक, हेलीकॉप्टर, F-35B लड़ाकू विमान, ड्रोन और लैंडिंग क्राफ्ट भी तैनात किए जा सकते हैं और किसी भी द्वीप या तटीय इलाके पर कब्जा करने और विशेष अभियान चलाने में ऐसे जहाजों की बड़ी भूमिका होती है।
यूएसएस ट्रिपोली के बारे में तो हमने ये जान लिया। अब हम आपको यूएसएस ट्रिपोली की ताकत और उसकी खासियत भी बता देते हैं। आखिर क्या है यूएसएस ट्रिपोली की खासियत? अगर इसकी बात की जाए कैटेगरी की यानी श्रेणी की, दरअसल कहा जाता है ये अमेरिका क्लास का दूसरा आधुनिक तकनीक से लैस जहाज माना जाता है। सैनिक क्षमता में अपने साथ करीब 350 मरीन और नौसैनिकों को एक तरह से लेकर जाने में ये सक्षम माना जाता है। अगर 3,500, अच्छा अब अगर हवाई ताकत की बात करें तो इस बार अत्याधुनिक F-35B लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट्स, परिवहन विमान और अटैक हेलीकॉप्टर इसमें तैनात होते हैं। अगर इसके आकार की बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब 8,844 फीट है और इसकी गति की बात की जाए तो करीब 20 नॉट्स यानी करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की इसकी गति है, जिस रफ्तार के साथ में ये चल सकता है। इसे आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था और ये एक तरह से ताकत है यूएसएस ट्रिपोली की। एक और तो डील की बात है तो दूसरी तरफ जंग भी जारी है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग ही दावा कर दिया। ट्रंप ने अलग दावा क्या किया? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जो मिसाइली क्षमता है वो बहुत कमजोर हो गई है। ट्रंप के अनुसार ईरान के पास में मात्र 21 से 22% मिसाइलें बची हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, आपको सीधे सुना ही देते हैं, सुनिए। We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many missiles? Yes, exactly. How many? I don't want to tell you. Can you give me a But they have ballpark? almost to the number, and we know where they are too. And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many missiles? Yes, exactly. How many? I don't want to tell you. Can you give me a But they ballpark? have almost to the number, and we know where they are too. And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को, वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू में कि उन्होंने ईरान की जो बड़ी सैन्य ताकत है उसे खत्म कर दिया। हालांकि एक बार उनसे पूछा गया कितनी, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकते, वो नहीं बताएंगे। लेकिन ट्रंप के अनुसार उन्हें सारी जानकारी है कि आखिर ईरान का बड़ा जखीरा है कहाँ। यानी एक तरफ ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई ईरान टूट चुका है, लेकिन ट्रंप का दावा वो खुद को अमेरिकी मीडिया ही एक तरह से झूठा साबित कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया है और उसके पास में अभी भी करीब 70% मिसाइल का भंडार मौजूद है। यानी ट्रंप ने जानबूझकर झूठ बोला, जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं वो। अमेरिका और ट्रंप जानबूझकर आखिर झूठ बोल क्यों रहे हैं? दरअसल उसके लिए कहा जाता है, ये झूठ इसीलिए कहा जा रहा है ताकि अमेरिका की इज्जत बची रहे, क्योंकि भाई सुपर पावर अमेरिका, उसके आगे ईरान का हिस्सा तो बहुत ही छोटा सा है। वैसे अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान की बड़ी ताकत उसकी मिसाइल ही है, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के पास में उसकी मिसाइल ताकत ज्यादा है। कहते हैं कि जंग में ईरान को जितना भी नुकसान हुआ था, ईरान ने उसकी भरपाई भी कर ली। ईरान की मिसाइल को लेकर आखिर क्या कुछ कहा जाता है, आइए वो आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान का जो पाताल लोक है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। पाताल लोक में ही एक तरह से उसकी पूरी की पूरी ताकत बसी हुई है। विशाल भूमिगत नेटवर्क कैसा है उसका जरा समझिए। ईरान ने पिछले 30 वर्षों में कई सुरंगों का निर्माण किया। पहाड़ों के नीचे कंक्रीट की विशाल सुरंगें बनाई गई और इन सुरंगों पर बंकर बस्टर बमों का भी एक तरह से असर जो है वो बहुत सीमित हद तक होता है। यानी कि अगर इन पर बमों की वर्षा भी हो जाए तो बहुत ज्यादा असर इन बंकरों को पड़ने वाला नहीं है। अब मिसाइल सिटी की अगर बात की जाए, दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो मिसाइल सिटी एक बार वो फिर से सक्रिय हो चुके हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को रिकवरी के तौर पर एक बार फिर से युद्ध स्तर पर तैयारी की और रिकवरी काफी हद तक कर ली। ईरान ने ज्यादातर मिसाइल सिटीज को फिर से सक्रिय कर दिया और ये ठिकाने अमेरिका और इजरायल के हमलों में दरअसल क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन दावा ये भी है कि जो हमले किए गए थे उन हमलों में मिसाइल सिटी का जो एंट्री
गेट था, प्रवेश द्वार, वो क्षतिग्रस्त हो गए। पहाड़ों के अंदर मौजूद करीब 90% मिसाइल जखीरा अभी भी सुरक्षित बचा हुआ है। ईरान ने मलबे से 1000 से ज्यादा मिसाइलों को भी बाहर निकाल लिया, ये भी दावा है। अब दावा तो ये भी है कि मिसाइलों को लॉन्चर पैड से जोड़कर एक बार दोबारा सक्रिय भी ईरान कर चुका है और ये बड़ी चिंता इजरायल और अमेरिका की है। लेकिन ईरान बगैर रुके लगातार मिसाइल हमले करने में अब सक्षम है। उसके पास में इतनी मिसाइली ताकत है, जब तक सुरंगें और क्रूज सुरक्षित हैं, दुश्मन के लिए जीत हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ईरान के पास में लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता मौजूद है और आपको याद होगा, शायद यही वजह है कि ईरान की तरफ से IRGC या ईरान की सेना की तरफ से कहा गया कि अगर युद्ध लड़ने की जरूरत भी पड़ी तो कई सालों तक वो लगातार निरंतर युद्ध लड़ सकते हैं। उधर ईरान ने मिसाइल का हमला भी कर दिया है। ईरानी हमले को लेकर कुवैत और बहरीन ने कहा है कि ईरान लगातार उनके इलाकों में मिसाइल दाग रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। अब ऐसे में अगर ईरान नहीं माना तो फिर हमले का जवाब बहुत ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। यानी अब मिडिल ईस्ट के देश भी ईरान को सीधे सीधे धमकी देते हुए नजर आते हैं। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कुवैत का मजाक उड़ा दिया। यानी ट्रंप और अमेरिका को जिस देश ने सुरक्षा के नाम पर अपने आप पर जगह दी थी और बेस बनाने की मंजूरी दी थी, अब उसी देश का ट्रंप मजाक उड़ा रही है। मिडिल ईस्ट के देश ये पूछने लगे कि अगर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे खुद की ही सुरक्षा करने में नाकाम है तो उनका यहाँ पर होने का आखिर फायदा क्या है। उधर ट्रंप ईरान से हारने के बाद इस हार का दोष कुवैत और बाकी खाड़ी देशों पर मढ़ना चाहते हैं और इसीलिए तो पोस्ट करके ये कहना चाहते हैं कि खाड़ी के जो देश हैं वो अपनी सुरक्षा कर ही नहीं पाते। और देखिए, एक तरह से उन्होंने कुवैत का किस तरह से मजाक उड़ाया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हॉर्मुज पर आकर जंग फंस चुकी है और यूरेनियम का मैटर अब हॉर्मुज में आकर सिमट गया है। अब देखना होगा कि आखिर आगे होता क्या है। हालांकि अमेरिका और ईरान ने अभी तक सीज फायर के बीच में डील होती तो नजर नहीं आती, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ और, या ये कहा जाए कहते कुछ हैं और करते कुछ और है। ईरान कुछ और कह रहा है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने कंफ्यूजन में डाल रखा है। ईरान बिल्कुल क्लियर कट ये कह चुका है कि मुश्तबा को ट्रंप से मिलने की कोई चाह है ही नहीं। मुश्तबा ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते। लेकिन आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि वो मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या अमेरिका और ईरान में डील की बात अब पुरानी हो गई और आगे जंग क्या होकर ही रहेगी और अमेरिका और ईरान दोनों अपना हिसाब जंग में ही एक तरह से कर लेंगे पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी की तरफ। अमेरिका और ईरान का जो संघर्ष है वो पिछले 100 दिनों से जारी है और अब इसी बीच अमेरिका ईरान जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी एंट्री हो गई। यानी अमेरिका का जंग, ये जो पूरी कहीं ना कहीं उसमें हार तय नजर आती है। पुतिन की एंट्री के कारण ट्रंप के हाथ पांव अब फूल गए हैं, उनकी पेशानी पर बल आ गए हैं। किस तरह से ईरान जंग में पुतिन की एंट्री हुई, आगे क्या होगा, आइए इस कहानी को जरा मैं विस्तार से बताती हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है वो 100 दिनों से ज्यादा वक्त उसको पूरा हो चुका है। लेकिन पिछले 40 दिनों की अगर बात करें, 40 दिनों की जंग और 60 दिनों की सीज फायर के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील दरअसल अभी तक हो ही नहीं पाई। कई बार ये तस्वीर, ये सब्ज़बाग दिखाने की दुनिया को कोशिश की गई, डील हो रही है, सीज फायर पर बात हो रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झूठे कोरे दावे नजर आते हैं। ट्रंप एक और हर दिन दावा कर रहे हैं कि ईरानी डील चाहता है और ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान तो दावा ये कर रहा है कि भाई अमेरिका और ट्रंप से कोई बातचीत चल ही नहीं रही। आखिर भरोसा किस पर करेंगे, ट्रंप पर या ईरान पर? अब इस बीच अमेरिका और ईरान में जंग जारी लगातार है। हॉर्मुज में दोनों देश आमने सामने और दोनों देशों में फुल फायर भी जारी है। ईरान की इजराइल अमेरिका से तनातनी भी लगातार है और पश्चिमी एशिया में युद्ध के बादल भी मंडरा रहे हैं। लेकिन जो हालिया संघर्ष है उसमें ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के क्षेत्र में अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन एयरफोर्स के मामले में वो बहुत कमजोर है। ईरान ने इस कमजोरी को खत्म करने के लिए कदम उठाए। ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस सामने आ गया। रूस से ईरान को जल्द ही फाइटर जेट भी मिल सकते हैं, जिससे निश्चित ही अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। अब इस बीच खबर यह है कि ईरान की मदद पुतिन करने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन।
इससे पहले रूस अमेरिका खुफिया जानकारी ईरान को देता था, यह भी जानकारी है। ईरान इस खुफिया जानकारी के आधार पर ही हमला करता रहा और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने खूब तबाही मचाई। लगातार वो हमले पे हमले करता रहा। इसके अलावा रक्षा हथियार और एयर डिफेंस जैसे जो तमाम सिस्टम हैं वो भी ईरान को एक तरह से रूस ने ही दिए हैं। रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है और इसीलिए ईरान इस पूरे युद्ध में अभी पीछे नहीं हटा। दरअसल सैन्य तकनीक का लेन देन भी जमकर इस पूरे युद्ध में हुआ है। दावा किया जा रहा है रूस ने ईरान को उन्नत ड्रोन भेजे हैं। ईरान और रूस में दो तरफा रिश्ता है। ईरान रूस को शाही ड्रोन देता है। रूस ने कई हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम एक तरह से ईरान को दिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की मदद भी रूस की तरफ से की गई, यानी कूटनीतिक एक मदद भी कहीं ना कहीं की गई है ईरान को। ईरान के खिलाफ में कठोर प्रस्ताव वीटो का इस्तेमाल भी किया गया। ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुरक्षा एक तरह से रूस की तरफ से पेश की गई। इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा खेल है वो तो तेल के साथ में है। चीन के साथ में मिलकर रूस ईरान के तेल को खरीद रहा है। तेल को रूस वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद कर रहा है और प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए विशेष टैंकर का भी उपयोग किया जा रहा है। कैस्पियन सागर से ईरान का तेल रूस तक बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ी मदद कहीं ना कहीं रूस ईरान को लगातार कर रहा है। इन सब के बीच में ईरान की मदद पुतिन ने की। दरअसल खबर है कि पुतिन ईरान को आसमानी ताकत देंगे, यानी ईरान को वायुसेना के विमान मिलने वाले हैं। और खबर है कि ईरान ने रूस से 12 फाइटर जेट खरीदने की डील भी कर दी और ये जो फाइटर जेट हैं वो फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार हो गया है। ये खेप 2027 से पहले या इस साल के अंत तक एक तरह से मिल जाएगी। मिलिट्री वॉच मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने रूस से 12 सुखोई 30 SM-2 लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता किया। अब रिपोर्ट्स के अनुसार ये विमान रूसी वायुसेना के बेड़े से सेकेंड हैंड दिए जाएंगे और इनकी डिलीवरी भी जल्दी होगी। बताया जा रहा है कि ईरान इन विमानों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण की तैयारी भी शुरू कर देगा। सुखोई 30 SM-2 को रूस के आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमानों से गिना जाता है और ये सुखोई 35 के साथ में कई तकनीकी समानताएं भी साझा करता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान अपने पुराने लड़ाकू बेड़े को बदलने के लिए सुखोई 35 विमानों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। साल 2025 के आखिर में लीक हुए रूसी सरकार के दस्तावेजों से ये तो पता चल जाता है कि रूस को ईरानी वायुसेना को फिर से लैस करने के लिए 48 सुखोई 35 फाइटर जेट देने थे। इससे पहले 2022 से ऐसी खबरें आई थी कि एन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो दिया जा चुका है और कई रिपोर्ट से संकेत भी मिले कि ईरान का जो रक्षा मंत्रालय है वो रूस से जेट खरीदने पर काम भी कर रहा है। चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ कि ईरान फाइटर जेट्स क्यों लेना चाहता है और उस पर ईरान की आखिरकार नजर क्यों नजर आती है। दरअसल सुखोई 30 SM-2 पर ईरान की नजर क्यों है? ईरान के पास में है दशकों पुराने करीब 300 पुराने फाइटर जेट्स। ईरान पुराने फाइटर जेट्स की जगह पर अब रूसी जेट लेना चाहता है। सुखोई 30 SM-2 में AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल होता है और Su-35 में भी AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल है। दोनों में रखरखाव या ऑपरेशन के जो मामले हैं वो काफी को हद तक सिमिलर है। दोनों सोवियत सुखोई 27 या सुपीरियरिटी फाइटर जेट के बेहतर वर्जन माने जाते हैं। सुखोई 30 SM-2 की जो कीमत है वो सुखोई 35 की तुलना में 40% कम है। अब अगर SM-2 के रखरखाव की बात की जाए और संचालन की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि वो काफी आसान है। सुखोई 30 SM-2 फाइटर जेट्स के कई एडवांस फीचर्स फिलहाल अभी नहीं है, ये भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। दरअसल सुखोई 30 SM या SM-2 उन 4 तरह के फाइटर जेट्स में से एक है जिनका उत्पादन रूसी एयरफोर्स के लिए ही बेसिकली किया गया है, एयरोस्पेस के लिए किया गया है। इसके साथ ही समान कीमत वाला सुखोई 34M स्ट्राइक फाइटर, सुखोई 35S एयर सुपीरियरिटी फाइटर और सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के फाइटर शामिल हैं, जिसकी खरीद लागत इससे दोगुनी से ज्यादा है। अब ईरानी वायुसेना मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे पुराने फाइटर बेड़े में से एक जिसका संचालन करती है। इसमें मुख्य रूप से 1970 के दशक में खरीदे गए वियतनाम युद्ध के समय के F-4DE और F-5E F फाइटर जेट शामिल है।
ईरानी एयरफोर्स सुखोई 30 SM-2 जैसे आधुनिक फाइटर जेट के जरिए अपनी ताकत एक तरह से बढ़ाना चाहती है। जो फाइटर जेट्स ईरान को रूस से चाहिए, उसकी ताकत आखिर क्या है, आइए वो भी एक तरह से जान लेते हैं। सुखोई 30 SM-2 की ताकत की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो 30 SM है उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, ये दावा किया जाता है। इसमें नए एवियोनिक्स और हथियार भी एक तरह से हैं। सुखोई 30 SM एक अपग्रेडेड फाइटर है। इसे सुखोई ब्यूरो की सब कंपनी इरकुट ने एक तरह से तैयार किया और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सुखोई 30 SM-2 की कम ऊंचाई पर ज्यादातर स्पीड जो है वो 1350 है और सुखोई 30 SM की रेंज 3000 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। जेट में एयर टू एयर मिसाइलें, शॉर्ट रेंज मिसाइलें होती हैं, तो सुखोई 30 SM फाइटर जेट में अनगाइडेड रॉकेट और बम भी एक तरह से शामिल हैं। दरअसल सुखोई 30 SM-2 सुखोई 30 श्रृंखला का एक अत्याधुनिक संस्करण है जिसे आधिकारिक तौर पर 2022 की शुरुआत में रूस की सेवा में शामिल किया गया। मौजूदा वक्त में ये विमान रूसी अंतरिक्ष बलों, रूसी नौसेना और बेलारूसी वायुसेना में भी कार्यरत है। 1990 के दशक में सामने आए सुखोई 30 के पुराने संस्करणों की तुलना में सुखोई 30 SM-2 में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ में चौथी पीढ़ी से भी ज्यादा की युद्ध क्षमताएं हैं। अब सुखोई 30 SM-2 की जो सबसे खास विशेषता है उनमें से एक है इसकी 2 सीटों वाली डिजाइन। पायलट और हथियार नियंत्रण अधिकारी दोनों ही सीधे युद्ध अभियानों में हिस्सा ले सकते हैं और ये विचार लंबी दूरी पर काम करने वाले लड़ाकू समूहों की कमान संभालने और समन्वय करने में सक्षम विमानों की एक तरह से बनाने की आवश्यकता से भी उपजा हुआ है। पायलट विमान को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उसका जो साथी दल है, ग्रुप है, वो उसके दूसरे सदस्य सेंसर या हथियार या कम्युनिकेशन की जो जिम्मेदारी है एक तरह से वो संभालते हैं। इससे सुखोई 30 SM-2 ना सिर्फ एक लड़ाकू विमान के रूप में है बल्कि एक छोटे हवाई कमान केंद्र के रूप में भी ये काम करता है, जो युद्ध क्षेत्र में अन्य विमानों के समन्वय में बहुत ज्यादा ये कहा जाए हेल्पफुल होगा। अगर जंग के बीच में ईरान को ये जेट्स मिल जाते हैं तो ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हो सकता है। सीमित संख्या में होने के बावजूद सुखोई 30 SM-2 एक बहुत ही कहा जाए शक्तिशाली और मजबूती के तौर पर काम कर सकता है, जिससे पुराने लड़ाकू विमानों के जो स्क्वाड्रन है उनकी परिचालन क्षमता में एक तरह से वृद्धि होगी। ये भी जरूर दावा किया जा सकता है। तो ये एक तरह से अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान के लिए एक बड़ी ताकत होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली स्टोरी की। अमेरिका और ईरान जंग में किसी को किसी पर भरोसा नहीं। अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं, ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं और अब तो इजराइल को भी अमेरिका पर भरोसा नहीं है। यानी आप समझिए कितना दिलचस्प है। कल तक जो इजराइल और अमेरिका की दोस्ती थी, बड़े याराना दिखा रहे थे, अब उसमें आ चुकी है बड़ी दरार। इजराइल को भरोसा नहीं रहा अमेरिका पर। यह पूरा मामला क्या है विस्तार से जानिए, आपको हैरानी होगी। अमेरिका और ईरान में जो संघर्ष है वो 100 दिन पूरे कर चुका है। अब खबर यह है कि नेतन्याहू पर अब अमेरिका एक तरह से कहीं ना कहीं भरोसा जताता हुआ नजर नहीं आता और नेतन्याहू भी अमेरिका पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। खबर है कि ट्रंप को जासूसी का बड़ा खौफ सता रहा है। इस खबर के बाद में अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार की खबरों ने दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारी अब इजराइल दौरे पर बर्नर फोन और अस्थायी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। पेंटागन ने इजराइल को लेकर काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर क्रिटिकल तक एक तरह से बढ़ा दिया है। अमेरिका को आशंका है कि इजराइल ट्रंप प्रशासन की अंदरूनी रणनीतियों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान युद्ध, लेबनान और मिडिल ईस्ट की जो रणनीति है उसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मतभेद भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इजराइल ने इन तमाम आरोपों को झूठा बता दिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारियों पर भरोसे के संकट की चर्चा तेज जरूर कर दी है। सबसे मजबूत साझेदारी दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती कितनी घनिष्ठ नजर आती है वो समय समय पर तस्वीरों के या खबरों के माध्यम से दिखाया जाता है। और इन दोनों को भी छोड़ दीजिए, दो देशों की अगर बात करें, इजराइल और अमेरिका की साझेदारी वर्षों सदियों पुरानी है, ये भी दावा किया जाता है, दशकों पुरानी है। दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली दोस्ती में शक की दीवार खड़ी होती दिखाई देती है। अमेरिका और इजराइल दशकों से एक दूसरे के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिकी अधिकारी इजराइल दौरे पर जब जाते हैं
तो वो साधारण मोबाइल फोन नहीं लेकर जा रहे, वो लेकर जा रहे हैं बर्नर फोन, उसका ही इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे फोन जिन्हें कुछ समय के बाद में पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की जासूसी या डेटा लीक का खतरा कम हो सके। वॉशिंगटन और तेल अवीव के रिश्तों में जो खटास है वो लगातार बढ़ती है। अब दुनिया के सामने एक तरह से वो खटास आ चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इजरायल को लेकर काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर सबसे ऊंचे क्रिटिकल लेवल तक बढ़ा दिया। ये फैसला दरअसल ऐसे समय पर आया है जब ईरान युद्ध, लेबनान और मिडिल ईस्ट की रणनीति को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गंभीर मतभेद सामने आने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे इजरायल पर जासूसी के आरोप लगने शुरू हुए। दरअसल समझिए, इजरायल दरअसल जासूसी कर रहा है, ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका के जो अधिकारी हैं उनको इजरायली जासूसी का डर है। ट्रंप प्रशासन की चर्चाओं पर नजर रखने की आशंका है। सैन्य रणनीतियों की निगरानी की कोशिशों का दावा किया जा रहा है और इजरायल दौरे पर प्रतिनिधियों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, कई अधिकारी तो होटल में अब खुलकर बात तक नहीं करते जो इजरायल जा रहे हैं दौरा करने। जो संवेदनशील चर्चा है उनसे ज्यादातर अधिकारी कहीं ना कहीं परहेज करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जो टेम्परेरी कंप्यूटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। टेम्परेरी मोबाइल फोन्स या बर्नर फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है संपर्क रखने के लिए। अब इजरायल इन सभी जासूसी आरोपों को सीधे सीधे खारिज कर दिया। अमेरिका इजरायल भरोसे पर एक तरह से गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। अमेरिका में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पेंटागन की जो डिफेंस है वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी DIA, उनकी तरफ से एक इंटरनल दस्तावेज जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि इजरायल की मानव और तकनीकी जासूसी क्षमता क्रिटिकल स्तर पर पहुंच चुकी है। अब रिपोर्ट्स में 7 पन्नों का बाकायदा एक पूरा एनालिसिस है, पूरी विस्तृत रिपोर्ट है, चार्ट शामिल किया गया है और बताया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का यह मानना है कि इजरायल ट्रंप प्रशासन के भीतर चल रही चर्चाओं की जानकारी जुटाने की कोशिशें कर रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, कई लिंक्स उन्हें मिले हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो ईरान युद्ध मामले में सीजफायर और मिडिल ईस्ट की जो अगली रणनीति पर है उस पर भी बड़ी नजर इजरायल रख रहा है। और जैसे ही रिपोर्ट सामने आई कि इजरायल अमेरिका में कहीं ना कहीं नजर रख रहा है, ईरान युद्ध, सीजफायर या मिडिल ईस्ट की जो आगे की रणनीति है उसकी हर एक परिस्थिति, हर एक जानकारी पाना चाहता है, उसके बाद से सभी बहुत ज्यादा अलर्ट है। और यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अधिकारियों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने के निर्देश दिए। दरअसल ये जो रिपोर्ट आई इसके अनुसार अमेरिका और इजरायल के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद है वो ईरान नीति को लेकर है। अप्रैल में सीजफायर लागू हुआ, उसके बाद ट्रंप प्रशासन कूटनीतिक समझौते की दिशा में बढ़ना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए संघर्ष खत्म हो जाए। वहीं नेतन्याहू सरकार अभी भी ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव बनाए रखने के पक्ष में है। इजरायल का मानना है कि ईरान किसी भी समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं करेगा और यही वजह है कि नेतन्याहू कथित तौर पर फिर से बड़े सैन्य हमले कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है। अब देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को लेकर भी दोनों देशों के बीच में राय अब अलग अलग बताई जा रही है। आपको बताते हैं कैसे अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में दरार बढ़ती हुई नजर आती है। अमेरिका इजरायल जो बड़े साथी थे अब वो दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA, उसकी एक रिपोर्ट ने दरअसल बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। अब इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि तकनीकी जासूसी क्षमता को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई है। दावा यह है कि इजरायल अमेरिका के भीतर चल रही चर्चाओं की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है और उसमें भी फोकस है ईरान, मिडिल ईस्ट का हाल, ईरान युद्ध या सीजफायर, मिडिल ईस्ट की रणनीति, इस पर अब कहीं ना कहीं इजरायल नजर रखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में सीजफायर कायम रहे। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ में वार्ता आगे बढ़े, शांति समझौता हो। लेकिन इससे इतर इजरायल या नेतन्याहू क्या चाहते हैं? नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर सैन्य दबाव बनाया जाए। नेतन्याहू एक बार फिर से सैन्य हमले की वकालत कर रहे हैं, जो शुरू से कहीं ना कहीं नेतन्याहू चाहते थे। आपको हमने ये तो बता दिया
कि इसी सप्ताह ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी जो काफी ज्यादा तनावपूर्ण रही थी, आपको याद होगा। अब बताया गया कि हालात ऐसे थे, ट्रंप ने बातचीत के दौरान नेतन्याहू को क्रेजी तक कह दिया, यानी पागल तक कह दिया। यहां तक कह दिया कि इजराइल नेतन्याहू के कारण बदनाम हो रहा है। नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने पागल कहा था। हालांकि इस बातचीत का आधिकारिक ट्रांसक्रिप्ट सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिकी मीडिया में इस पूरी बातचीत को लेकर चर्चा जोरों शोरों से है। और ऊपर से जिस तरह से नेतन्याहू के बर्ताव, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है। ये तमाम घटनाएं इन सवाल को जन्म दे रही हैं, क्या अमेरिका और इजराइल पहली बार मिडिल ईस्ट में अलग अलग रणनीतिक रास्तों पर बढ़ रहे हैं? अब विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों की दोस्ती मजबूत जरूर है, लेकिन भरोसे में आई दरार आने वाले समय में बड़े असर छोड़ सकती है। अब जासूसी का शक है और जासूसी के शक होने पर अमेरिकी अधिकारी बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा, ये बिल्कुल वैसी ही एक तरह से तस्वीर है जो चाइना के दौरे के दौरान नजर आ रही थी। आइए आपको बताते हैं आखिर ये बर्नर फोन है क्या। दरअसल बर्नर फोन एक ऐसे मोबाइल डिवाइसेस हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खरीदा जाता है, और उसमें जो डेटा है वो भी बहुत सीमित तौर पर ही एक तरह से रखा जाता है। जैसे ही मिशन पूरा होता है, मिशन खत्म होने के साथ साथ इन बर्नर फोन को भी खत्म कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। कई खुफिया एजेंसीज और कई सैन्य अधिकारी बाकायदा इनका इस्तेमाल तो करते हैं और मिशन पूरा होने के बाद में इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो बर्नर फोन है वो जासूसी से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी अधिकारी कहीं भी अगर जाते हैं तो वहां जाने से पहले ये फोन ही एक तरह से यूज करते हैं और फिर से खतरे के स्तर को कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तमाम परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि एक बार फिर इजराइल में जो भी अधिकारी चर्चा के लिए जा रहे हैं वो बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या नाम मात्र के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर अधिकारी होटल में हैं, कमरों में, तब भी कोई भी सेंसिटिव चर्चा से वो बचते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर आप इस बात को ये समझिए कि अमेरिका को शक हो गया है कि जिस इजराइल के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में जाकर अमेरिका ने एक तरह से जंग छेड़ी, आज उसी की जासूसी इजराइल एक तरह से कर रहा है। यही एक बड़ा कहीं ना कहीं कहा जाए कि अविश्वास को दर्शाता है। और इसी के साथ वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।